आज हम बात करते हैं भारत के ज्ञान विज्ञान की, भारत की शिल्प कला की, कि इंजीनियरिंग में भारत कहाँ था। वाटर इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, हाइड्रोलिक्स में और मटेरियल साइंस में भारत कहाँ था, उसकी हम बात करते हैं। जब भारत में ज्ञान विज्ञान की बात आती है और खासकर जब इमारतों की बात आती है, भवन निर्माण की बात आती है, स्थापत्य कला की बात आती है, तो उठाकर सारा श्रेय केवल और केवल मुगलों को दे दिया जाता है। आज अरब के आप गूगल करेंगे तो अरब में आपको कोई 500 साल से पहले पुरानी कोई बिल्डिंग, आपको कोई बहुत अच्छी शिल्प कला की ऐसी कोई, तो ऐसा वो कौन सा ज्ञान विज्ञान उनके पास था, शिल्प कला थी, कि वो लोगों ने वहां अरब में अपने मूल स्थान को छोड़कर भारत में आकर स्थापत्य कला की। वो कहते हैं भारत के अंदर हमने, मुगलों का योगदान क्या है जी, उन्होंने ताजमहल बनवाया, उन्होंने फतेहपुरी सिकरी बनवाई, उन्होंने लाल किला बनाया, उन्होंने आगरे का लाल किला बनवाया। तो ये योगदान के बारे में जाना जाता है और मारा जाता है। और कुछ जो अंग्रेजों के भक्त हैं वो भी ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में रेल चलाई, अंग्रेजों ने भारत की संसद बनाई जो आज तक काम दे रही है, अंग्रेजों ने भारत के अंदर राष्ट्रपति भवन बनाया, अंग्रेजों ने भारत के अंदर गेस्ट हाउस बनाए, अंग्रेजों ने भारत के अंदर रेस्ट हाउस बनाए। तो क्या सच क्या है, हमें इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है और वाकई में सच क्या है, इसकी बात हम आज करने वाले हैं। और आपके सामने जो बात करेंगे वो बात करेंगे, तथ्यों के साथ बात करेंगे। ये मैंने टेस्टिंग की है कि आवाज ठीक से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। अब मैं आपके सामने कम दिखाई दूंगा, आप सामने देखिए, ये आपको एक पहाड़ दिखाई दे रहा है और आपको ठीक दिखाई दे रहा है, इस पहाड़ को काटा हुआ है, चारों ओर से काटा हुआ है। और ये पूरा पहाड़ इतना बड़ा है कि इसकी आप लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे तो ये लगभग 200-250 फीट गहरा है, 300-400 फीट चौड़ा है और 200-250 फीट लंबा है। तो इसकी अगर आप बात करेंगे तो ये पहाड़ को काट कर बनाया गया है। इसकी आयु की बात करें तो आयु में ये माना जाता है कि ये लगभग 1200 साल पुराना है। ये तो कुछ लोग कहते हैं, जबकि हमारा मानना ऐसा नहीं है। देखिए, इसको आप कार्बन डेटिंग करेंगे तो पत्थर ये कहीं बाहर से नहीं बना हुआ, इसकी कार्बन डेटिंग करेंगे तो, क्योंकि ये पहाड़ को काट कर बनाया गया है, तो पत्थर की कार्बन डेटिंग करेंगे तो पहाड़ तो लाखों साल पुराना है, तो कार्बन डेटिंग में यही आने वाला है। तो इसके अंदर और खास बात क्या है, देखिए दुनिया के अंदर जितनी इमारतें बनी हैं आज तक, वो सारी इमारतें नीचे से ऊपर की ओर बनी हैं। ये कैलाश मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो ऊपर से नीचे की ओर बना है और ये ठोस सॉलिड चट्टाने हैं। ये कोई सीमेंट का बना हुआ नहीं है, कोई आर्टिफिशियल बना हुआ नहीं है। पहाड़ को ऊपर से नीचे काटा है और काट कर ये बनाया गया है। तो आप कल्पना कीजिए कि ये कितना गहरा विज्ञान रहा होगा, कितना गहरा साइंस रहा होगा। इस मंदिर को आप देख रहे हैं, इस मंदिर को अजंता एलोरा का नाम आपने सुना होगा। मुझे बड़ा दुख होता है जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अजंता और एलोरा को केवल एक पैराग्राफ में समेट दिया जाता है, उसके बारे में डिटेल में नहीं बताया जाता। और मैं खुद इस बात के लिए आश्चर्य करता हूं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज से जुड़ने से पहले, मुझे खुद पतंजलि से जुड़ने से पहले, कि कैलाश नाम का कोई मंदिर है, अजंता एलोरा की गुफाएं क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जब हमें जानकारी नहीं है, जो देश में अलग अलग स्थानों पर घूमने फिरने में रुचि रखते हैं, सामाजिक कार्य से जाते हैं, तो सामान्य जनमानस को कितनी जानकारी होगी आप अंदाजा लगाकर देख लीजिए। तो ये कैलाश मंदिर है, इसके बारे में यह माना जाता है कि 12वीं शताब्दी पहले, ये 1200 साल पहले ये बनाया गया, जबकि सच ये नहीं है। हमारा ये कहना है कि ये हो सकता है और कई हजार साल पुराना हो। इस मंदिर को ऊपर से नीचे काट काट कर बनाया गया है। आप देखिए, इस मंदिर में फोटो देख पा रहे होंगे, इस मंदिर में आप फोटो देखते हैं तो ये देखिए आदमी कितना दिखता है। इसकी हाइट देखिए, एक 6 फीट की हाइट के मुकाबले इसके पिलर को देखिए, इसके टॉप को देखिए तो कितना ऊंचा है। और इसमें चारों ओर नक्काशी की हुई है, ऊपर से नीचे का। देखिए, आपको ब्लॉक बनाकर मंदिर बनाना है तो आपके पास गलती को ठीक करने की गुंजाइश रहती है कि आपने ये पिलर बनाना है, आपने पिलर का बेस बनाया, बेस के बाद ये हिस्सा बनाया या दूसरा हिस्सा बनाया या पूरा पिलर बनाया, तो आपको कोई गलती हुई तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन आप पहाड़ में ऊपर से नीचे काट कर बना रहे हैं, तो आपने यदि यहां एक गलती से गलत हथौड़ा लगा, एक आपका टूल चला, तो आपका ये एक बार खराब हो गया तो आप इसको सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि गलती को सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये कैलाश मंदिर है। इसके बारे में यदि आपने नहीं देखा तो आप गूगल जरूर कर लीजिएगा। थोड़ी सी जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि आज मुझे बहुत सी जानकारी आपको देनी है, तो बहुत डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन इसको आप देख लीजिए, इसकी भव्यता को देख लीजिए, इसकी दिव्यता को देख लीजिए, ये कितनी गहरी नक्काशी की गई है, मंदिरों के ऊपर कैसे लिखा गया है। ये माना जाता है, जो आज के वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये अंदाजा लगाया है कि इस कैलाश मंदिर को आज यदि बनाने के लिए, किसी जैसे राम मंदिर बनाने के लिए L&T कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया ना, ऐसे ही यदि किसी वर्ल्ड क्लास कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए तो भी
ये ऐसा पत्थरों को काटकर मंदिर बनाना संभव नहीं है। आज हम सुरंग बनाते हैं, हमने लेह लद्दाख के अंदर मनाली से सुरंग जोड़, रोहतांग पास में सुरंग को जोड़ा है लेह लद्दाख से, लेकिन ये सुरंग क्या करते हैं, कटर केवल पहाड़ी को काटता है, और पहाड़ी को काटता है तो मलबा बना देता है। आज हम विस्फोट करके पहाड़ को उड़ा सकते हैं, लेकिन उस जमाने में ऐसे कौन से टूल रहे होंगे। आज की यदि टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक लेजर कट टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि लेजर कट टेक्नोलॉजी से ऐसी कटिंग की जा सकती है जिस पिन पॉइंट कटिंग की हमें जरूरत हो। अब आज यदि लेजर कट टेक्नोलॉजी से यह हो सकता है तो पुराने जमाने में कौन सी टेक्नोलॉजी रही होगी। चलिए टेक्नोलॉजी की बात को छोड़ देते हैं, हम ये मानते हैं कि यह छेनी हथौड़े से बनाया गया है। तो यदि इस मंदिर को साधारण तौर पर बनाया जाए छेनी हथौड़े से, तो इस मंदिर को यदि 7000 मजदूर लगाए जाएं तो 150 साल इसको बनाने में लगेंगे। इसका मतलब क्या है कि 150 साल तक 7000 मजदूरों की मेहनत का, उनको रहने खाने की, उनको मेहनताने की सारी व्यवस्था होती रहे। इतना धन संपत्ति भारत के अंदर होती थी और आराम से होती थी, ताकि हजारों साल तक लोग केवल इमारत बनाते रहते थे, मंदिर बनाते रहते थे। इतना धन वैभव था तो उनको चिंता नहीं रहती थी कि खाना कहां से आएगा। अब अगली बात करते हैं कि जिस छेनी हथौड़े से ये बनाए गए होंगे, ये मंदिर बनाने की राजा ने सोची होगी तो कारीगरों को बुलाया होगा। कारीगरों को बुलाया होगा, जिसको आज आप कारीगर कहें, उस जमाने के हम कहें, आज की टर्म में कहें तो सिविल इंजीनियर्स को बुलाया होगा, डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग करने वालों को बनाया होगा। आज हमारे पास कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, हम ऑटोकैड से लेकर अलग अलग टूल में 3D के अंदर डिजाइनिंग कर सकते हैं, आज 2D में डिजाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इस मंदिर को देखें तो इस मंदिर में उस जमाने में जिस कारीगर ने, जिस इंजीनियर ने, जिस चीफ इंजीनियर ने, मेन इंजीनियर ने इसके बारे में सोचा होगा, इसका कहीं डिजाइन बनाया होगा, इसकी कहीं ड्राफ्टिंग की होगी, 3D में इसकी इमेजिनेशन की होगी, फिर उसको सारा कहीं पेपर के ऊपर किसी न किसी माध्यम से उतारा होगा और 7000 मजदूरों की टीम को लगाकर उनको समझाया होगा कि एक एक पार्ट के ऊपर क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इसकी डिटेलिंग की होगी। ये सारा करने के साथ साथ इस मंदिर के बारे में यदि हम देखते हैं तो उस समय का मटेरियल साइज क्या होगा, कि जो टूल बनेंगे वो टूल कैसे बनेंगे, उनकी धातु क्या होगी, उनकी टिप क्या होगी, वो टूल कैसे काम करेंगे, उन टूल को कैसे बनाया गया होगा। और जो इसके अंदर ये माना जाता है कि लगभग 40,000 टन पत्थर निकला होगा। ये जो हिस्सा काट के निकाला ना, इसको यदि वजन किया जाए तो आप इसमें ट्रक भरेंगे, तो आप कल्पना करके देखिए कि एक आदमी खड़ा है तो एक ट्रक की ये जगह है, तो आप ट्रकों की बात करेंगे कि कितना मलबा निकला होगा। तो हो सकता है कि 20 टन का यदि एक ट्रक होता है तो 40,000 है, तो लगभग इसके हम बात करें तो हजारों की संख्या में ट्रक इसके अंदर निकले होंगे, मलबा निकला होगा, वो मलबा भी कहीं गया होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन, इतनी गंभीर डिजाइनिंग करना, इतना कैलकुलेशन करना, इतना विज्ञान, ये बिना किसी व्यवस्थित बड़े प्रोजेक्ट के, बड़ी इंजीनियरिंग के संभव नहीं है। तो ये भारत के अंदर हुआ है। ये कैलाश मंदिर बनाया गया है। आपने यदि अपने जीवन में ये कैलाश मंदिर नहीं देखा तो आप इसको देखिए। ये कैलाश मंदिर छुपा हुआ था। ये जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं ना, जहां पर ये कैलाश मंदिर है, इन अजंता और एलोरा की गुफाओं को 1819 से पहले कोई जानता नहीं था। वेनसांग नाम का एक यात्री आया, वो अपने चर्चा में लिखता है कि ऐसे ऐसे अजंता और एलोरा की अद्भुत गुफाएं हैं, लेकिन इनके बारे में, उसके बारे में झूठ माना जाता था कि भारत के अंदर तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो 1819 में एक अंग्रेज था, महाराष्ट्र के जलगांव के पास, जहां पर ये अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, वहां पर अजंती नाम का एक गांव है, वहां पर वो शिकार खेल रहा था। वो एक बाघ के पीछे जा रहा था, तो बाघ इस जंगल में गया, जो गुफाओं वाला जंगल दिखाओ, इस जंगल में गया। तो जंगल में जब उसने देखा पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर कि यहां पर तो बहुत सी गुफाएं हैं, दूसरा भी लो क्लियरली, बहुत सी गुफाएं हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं यहां पर। तो उस समय यह पता लगा कि ये देखिए, भारत के अंदर तो इतना उन्नत विज्ञान रहा है, भारत के अंदर इतनी उन्नत सभ्यता रही है कि यहां पर तो चट्टानों को काटकर मंदिर बनाए गए हैं। और ये जो गुफाएं हैं, जैसा ये एक मंदिर है, ऐसे यहां पर लगभग 65 गुफाएं हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं के नाम से, जिनको जाना जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि भवन निर्माण कला में ईंट के भवन बनाना, रेत के भवन बनाना, बांस के भवन बनाना, बनी बनाई गुफाओं के अंदर रहना, या पेड़ के ऊपर मचान बनाना, ये बहुत सामान्य चीजें हैं। ये इतना गहरा विज्ञान अपने भारत में रहा है। ये अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। ये गुफाएं कितनी महत्वपूर्ण है, आप देखिए। आपको ये गुफाएं आपने देखी होंगी, नहीं तो गूगल कर लीजिएगा। मैं बहुत डिटेल में बात इसलिए नहीं करूंगा कि समय का अभाव है, आपके पास भी समय कम हो, और आपको ठीक लगे तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए।
शेयर इसलिए कीजिए ताकि हमारे राष्ट्र के गौरव के बारे में, हमारे स्वाभिमान के बारे में एक एक व्यक्ति को इसकी जानकारी मिले। आगे आपको दिखाते हैं कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं इसके अंदर क्या खास बात है। आगे बढ़िए, वो साधु वाली फोटो दिखाइए जो मिरर इमेज करती है, वो शुरू में। ये देखिए, ये गुफा में एक दीवार है, ये साधु यहां पर बौद्ध भिक्षु खड़ा हुआ है, इस बौद्ध भिक्षु की मिरर इमेज आपको यहां पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि जो पत्थर को काटकर दीवार बनाई गई, उस दीवार को इतनी फिनिशिंग दी गई है कि उसके पास कोई खड़ा है तो दीवार शीशे की तरह काम कर रहा है। आज हमने बहुत, हमारी पेंट की कंपनियां हैं जो कहती हैं कि जी हम ऐसी दीवार बना देते हैं, लेकिन फिर भी पत्थर के ऊपर इतनी पॉलिश हो सके, शायद ऐसी टेक्नोलॉजी अभी भी हमारे पास नहीं है। तो ये इतना गहरा ज्ञान विज्ञान यहां पर रहा है। हम बात करेंगे अजंता एलोरा की, देश के अलग अलग और मंदिरों की भी बात करेंगे। उससे पहले आज जो खोज हुई है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, यह कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो उस समय के अवशेष पाए गए हैं, यद्यपि उनका जो काल निर्धारण होता है, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नगर पाया गया, मोहनजोदाड़ो पाया गया, लाथेर पाया गया, और अभी राखी गढ़ी नाम से एक और कुछ कंकाल, कुछ वहां की सभ्यता निकली है जिसके डीएनए टेस्ट में यह पता लगा है कि यह 10 से 15 हजार साल पुरानी हो सकती है। तो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता को कम करके आंका गया, और आजादी के बाद वामपंथी इतिहासकारों ने सुनियोजित तरीके से हमारे बारे में ये पूरी दुनिया में प्रचारित किया कि भारत के अंदर तो जाहिल लोग रहते हैं, भारत के अंदर तो अनपढ़ लोग रहते हैं, इनको तो सिखाने की, इनको तो पढ़ाने की आवश्यकता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मकान मिले हैं वो ईंट से बने हुए मकान मिले हैं, मकान खुले हैं, हवादार हैं, मकानों के अंदर खिड़कियां बनी हुई है, मकान को व्यवस्थित तरीके से डिजाइनिंग किया गया है ताकि मकान में रहने वाले के अंदर विटामिन डी की कोई कमी ना हो। सुनियोजित नगर की व्यवस्था है, नालियों की व्यवस्था है। देखिए, जो सभ्यता और संस्कृति जंगलों में रहती है वो कभी भी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती, वो कभी भी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती। स्नानागार बने हुए हैं कि सामूहिक कोई काम करना है तो स्नान कैसे कर सकते हैं। सड़कें बनी हुई है, कितने मीटर, 5 से लेकर 15 मीटर चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं, और एक दूसरे को ठीक 90 डिग्री के ऊपर काटती हैं। तो ये सारे स्मार्ट सिटी, आज हम जो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं वो यदि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं तो इसका मतलब हमारा भारत बहुत महान रहा है। हमें जानबूझकर इसकी महानता के बारे में सिखाया नहीं जाता, हमें पढ़ाया नहीं जाता। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो उस समय के यात्री भारत में आए हैं, जिनके लिखित प्रमाण मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पिल्लर पत्थर के थे और उसके ऊपर लकड़ी के 3-3 मंजिल महल थे। बुद्ध के समय में ये जो गुफाएं बननी शुरू हुई, इन गुफाओं के अंदर लोग रहते थे, लोग यहां पर पूजा करते थे, आराधना करते थे। ये पत्थर की काटी हुई कुछ गुफाएं तो आज मिली हैं, इससे भी और बड़ी संख्या में ऐसा वैभव हो सकता है जो जाने कितना वैभव तो लुट गया और कितना वैभव और आने वाले हैं। अभी एक और मैं आपके सामने स्थान दिखाता हूं, नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए, हमें जब 1835 में मैकाले आया तो उसने कहा कि भारत में तो कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो भारत के अंदर तो हमें लोगों को एजुकेटेड करना पड़ेगा, इनको सिखाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि भारत में तो कोई शिक्षा का व्यवस्थित तंत्र नहीं है, इसलिए हम इनको पढ़ाई लिखाई सिखाएंगे। तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का कानून बनाया, और आज जो हम शिक्षा व्यवस्था पढ़ते हैं उसका बेस वही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति है। 1835 में वो कानून बनाता है। कनिंघम के नाम से एक अंग्रेज अधिकारी आता है। वो अंग्रेज अधिकारी जब वेनसांग की डायरी पढ़ता है तो वो पढ़ता है कि पटना के पास एक ऐसा कोई विश्वविद्यालय पहले होता था जहां पर 10,000 विद्यार्थी पढ़ता था। तो उसने वहां पर खुदाई करनी शुरू की। उसके मन में जिज्ञासा हुई कि चलो खुदाई करते हैं, तो देखा वहां पर एक टीला है। तो 1870 में उसने खुदाई करनी शुरू की, 1912 तक खुदाई होती रही, और 1912 के बाद जो अवशेष निकले वो ये अवशेष निकले। ये अवशेष क्या कहते हैं कि भारत में 2000 साल पहले से ऐसे विश्वविद्यालय चलते थे, रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय, जो पूरी दुनिया के पहले विश्वविद्यालय थे, और जहां पर 10-10 हजार लोग आवासीय पढ़ने का काम करते थे। मतलब रेजिडेंशियल, निशुल्क पढ़ते थे, और पढ़ाई केवल भारत के लोगों की नहीं होती थी। इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए श्रीलंका से, जितने भी पूरा विश्व है, उस समय के पूरे विश्व से लोग आते थे। चीन से खुद वेनसांग आया था, फाइयान आया था। वो इस विश्वविद्यालय में इसलिए पढ़ने आए थे कि पूरी दुनिया में लोगों को कहीं रिसर्च करनी होती थी, कुछ ज्ञान विज्ञान सीखना होता था, तो उनके सामने भारत के अलावा और कोई स्थान नहीं होता था।
तो ये भारत की संस्कृति। अब ये विश्वविद्यालय निकला, ये विश्वविद्यालय 1199 में बख्तियार खिलजी नाम का एक हमलावर आया था। उस बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय के अंदर 90 लाख पांडुलिपियां होती थी। वेनसांग की डायरी आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी, आप उसमें पढ़ लीजिए। वो कहते हैं कि यहां पर 3 बड़े बड़े पुस्तकालय थे, और कितने मंजिल ऊंचे पुस्तकालय थे? 8-8 मंजिल ऊंचे पुस्तकालय थे, जिनके अंदर 90 लाख पांडुलिपियां थी। मेरी आवाज आपको आ रही है? कार्यक्रम चलता रहेगा। तो 90 लाख पांडुलिपियों को उन्होंने जला दिया। तो ये ज्ञान विज्ञान हमारा नष्ट किया गया है। ज्ञान विज्ञान में हम कभी कम नहीं रहे। अभी भूटान का राजकुमार आया था, आप एक खबर को गूगल कर लीजिएगा तो आपको कई चीजों की जानकारी हो जाएगी। पुनर्जन्म होता है या नहीं होता? देखिए, मुसलमान, ईसाई और हिंदुओं में से केवल हिंदू ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। ये जैन, बुद्ध, सिख, ये तो हिंदू धर्म ही इनका मूल है। तो पुनर्जन्म होता है। भूटान का राजकुमार आया, और भूटान के राजकुमार ने जब वो 5 साल का था तो उसने अपने माता पिता को कहना शुरू किया कि मैं तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता था, मैं यहां पर आचार्य था। तो उसने अपने माता पिता को कहना शुरू किया कि मुझे नालंदा ले चलो। और ये खबर बनी थी, प्रधानमंत्री मोदी जी भी उस राजकुमार से मिले थे। आप चाहें तो इंटरनेट के ऊपर केवल इतना डालिए, नालंदा भूटान राजकुमार, इतना डालेंगे तो आएंगे कि एक बच्चा जो मां की गोदी में है और वो यहां पर बताता है कि कहां पर हमारी कक्षा लगती थी, कहां पर हमारी रिसर्च लैब होती थी, कहां पर हम पढ़ते थे। तो नालंदा के विश्वविद्यालय के ऊपर भूटान के अब राजकुमार ने भी मोहर लगाई है कि पिछले जन्म में मैं यहां पढ़ता था। खंडहर आज भी हैं, और ये नालंदा के खंडहर जब हम देखते हैं ना तो हमें पता लगता है कि हमारे यहां तो आयुर्वेद के ऊपर शोध होता था। अभी कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी। मेरे राकेश भारत फेसबुक पेज के ऊपर आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूरा एक एपिसोड मिलेगा कि बख्तियार खिलजी जब बीमार हो गया और उसके हकीम उसका इलाज नहीं करवा पाए, तो किसी ने उसको कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक आचार्य हैं, आचार्य राहुल, आचार्य श्रीधर राहुल जी, उनको बुलाया जाए। श्रीधर राहुल जी आए। बख्तियार ने कहा कि मैं तो मुसलमान हूं, मैं किसी काफिर के हाथ की दवा नहीं खाऊंगा। तो उसने कहा कि आपको दवा खाने की जरूरत नहीं है। बख्तियार खिलजी के असिस्टेंट से एक कुरान ली, कुरान के पन्नों के ऊपर ऐसा लेप लगाया और बख्तियार खिलजी को कुरान वापस देकर कहा कि आप केवल कुरान पढ़ें और कुरान पढ़कर आप ठीक हो जाएंगे। तो पत्ते के ऊपर जो धूम्र दिया, जो लेप लगाया, उससे बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। और जब बख्तियार खिलजी ठीक हो गया तो कोई दूसरा व्यक्ति होता तो एहसानमंद होता। उस बख्तियार खिलजी ने यह सोचा कि यदि भारत में इतने उच्च दर्जे का आयुर्वेद है, चिकित्सा विज्ञान है, तो भारत के अंदर मैं जो चाहता हूं कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, वो नहीं हो पाएगा। तो वो अपनी फौज के साथ धन्यवाद देने की जगह नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंचा, वहां के आचार्य को बुलाया और ये कहा कि ये जो पुस्तकें हैं इसमें क्या है? यदि इन पुस्तकों में वही चीज है जो हमारी धार्मिक पुस्तक में है तो इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारी धार्मिक पुस्तक है। वो अपनी धार्मिक पुस्तक के रूप में कुरान की बात करता था। और उसने कहा कि यदि इनमें वो चीज है जो हमारी धार्मिक पुस्तक में नहीं है, तो भी इनको धरती के ऊपर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो हमारी धार्मिक पुस्तक में नहीं है इसका मतलब उसको वो इस दुनिया में ना रहे, और वो सच नहीं हो सकता। तो उसने 90 लाख पांडुलिपियों के ऊपर आग लगा दी थी। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय आज खड़ा है। मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि किसी हमारे देश के बच्चे ने यदि कैलाश मंदिर देख लिया और नालंदा विश्वविद्यालय देख लिए, काले पानी की जेल देख ली, तो वो देश का इतना भक्त बन जाएगा, वो अपने पूर्वजों का कभी अपमान नहीं कर सकता, वो कभी भी अपने पूर्वजों की आलोचना नहीं कर सकता। तो ये इन चीजों के बारे में हमें कम पढ़ाया जाता है, कम बताया जाता है। एक और मैं आपको बात बताऊं, अभी 1960, 1940-45 के आसपास ये पता लगा कि रानी की एक बावड़ी है। उस रानी की बावड़ी में ऊपर से नीचे की ओर 7 मंजिल ये बनाई गई है। ये जो 7 मंजिल बनाई गई है, तो इसकी मंजिलें नष्ट हो गई थी, ये गाद के अंदर भर गई थी। तो कोई पुरातत्व का एक विद्वान था, उसने इसकी खुदाई की। 20 साल तक खुदाई चलती रही तो ये बावड़ी निकली। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 300, 400, 500, 600 साल पहले तक ये नीचे देखिए बावड़ी, पानी के लिए कुआं बनाया गया है, कुएं जैसी पानी को बावड़ी कहते हैं। तो वहां से निकालते हुए नीचे आप देखेंगे तो यहां पर भी नक्काशी है, यहां पर भी पूरी एक एक के ऊपर बहुत गहरा बारीक काम किया हुआ है। एक मंदिर है कर्नाटक में, होलेबिंदु के स्थान पर होयसालेश्वर मंदिर जिसको कहते हैं, जो भगवान शंकर के ऊपर समर्पित है। प्लेटफॉर्म के ऊपर मंदिर बना हुआ है। मैं बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूं आज आपसे।
आपको और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और टाइमलाइन के ऊपर आपको काफी वीडियो मिलेंगे जिसमें ऐसी ही जानकारी है, क्योंकि आज सारे मंदिरों को कवर करना है तो मैं किसी एक विषय के ऊपर ज्यादा समय नहीं ले सकता। तो होयसालेश्वर मंदिर है कर्नाटक का, लगाओ भैया होयसालेश्वर मंदिर। आपको मैं यहां पर दिखाता हूं, प्लेटफॉर्म के ऊपर 12 नक्काशीदार परतें बनी हुई है, और इस मंदिर को जोड़ने के लिए कोई चूना नहीं है, किसी भी प्रकार से सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। इस मंदिर को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग का प्रयोग किया गया है। ये जो अजंता और अलोरा की गुफाएं हैं, इसमें अजंता और अलोरा की गुफाओं के साथ साथ हमारे पास जो मंदिर हैं, भारत के अंदर जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में कितनी डिटेलिंग है। मैं आपके सामने एक तंजौर के मंदिर की बात करता हूं। तंजौर के मंदिर में इतनी डिटेलिंग है कि इस तंजौर के मंदिर में आप देखेंगे कि एक मूर्ति के ऊपर जो मुकुट के ऊपर जो बनी हुई है, ये देखिए एक मूर्ति है, इस मूर्ति के मुकुट के ऊपर छोटे छोटे और मस्तक बने हुए हैं। इन मस्तकों के अंदर इतनी बारीक कारीगरी की है कि कुछ इंच के ये मस्तक हैं तो इनको भी अंदर से खोखला किया है। मतलब नाक आंख से मिली हुई है, आंख नाक से मिली हुई है, और आंख मुंह से भी मिली हुई है। तो ये ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी रही है कि जिसने पत्थरों को अंदर से भी खोखला करने का काम किया है। आप लाइट को एक तरफ से डालें तो लाइट दूसरी तरफ से, तीसरी तरफ से, दोनों ओर से दिखाई देती है। और क्या रहा है भारत के विज्ञान, इसी मंदिर में देखिए, इसी मंदिर में आपको कुछ स्तंभ दिखाई देंगे कि पुराने जमाने में कौन सी लेथ की मशीन रही है। ये देखिए जो पिलर है ना, ये वाले पिलर, ये देखिए, इसके बारे में बता देता हूं। अजंता अलोरा में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा है। इस बुद्ध की प्रतिमा को आप सामने से देखेंगे तो आपको ये ध्यान मग्न दिखाई देगी। आप दाईं ओर से देखेंगे तो इसके अंदर हास्य के भाव दिखाई देंगे, और इसको बाईं ओर से देखेंगे तो आपको इसके अंदर गंभीरता दिखाई देगी। ये अजंता की अलोरा की गुफाओं में इतनी बारीक कारीगरी की गई है। आगे बढ़िए, ये देखिए, ये पत्थर देखिए, ये भारत के किसी एक मंदिर के पत्थर हैं। मैंने किसी एक मंदिर क्यों कहा, भारत के साथ उस समय जब अफगानिस्तान से लेकर भारत रहता था, गांधार से लेकर इधर बर्मा से लेकर एक बड़ा हिस्सा भारत का था, अखंड भारत का था, जम्बू द्वीप का था, तो उस समय हर गांव में मंदिर होता था। तो इसका मतलब क्या है कि हर गांव में 2-2, 3-3 मंदिर होते थे। तो भारत के अंदर 20 से 25 लाख, 30 लाख मंदिर थे, और सारे मंदिरों में कोई ना कोई कारीगरी थी। तो इस मंदिर को देखिए, इसके अंदर ये पिलर है। ये पिलर आप में से जो थोड़े से विज्ञान और तकनीक को समझते हैं वो समझ सकते हैं कि ये जो पिलर है, इसके अंदर हमें ये राउंड करना है। तो राउंड करने की एक ही मशीन होती है जिसको लेथ मशीन बोलते हैं। हिंदी में उसको बोलूं तो खराद मशीन बोलते हैं। ये जो लकड़ी का पाया बनता है ना, जिसको गोल किया जाता है, तो खराद मशीन के ऊपर बनता है। अब लकड़ी का पाया बनाना है, उसके लिए तो आप लकड़ी को काटने के लिए साधारण लोहे से और हाथ पैर से चलने वाली खराद की मशीन के ऊपर भी काट सकते हैं। चलो बिजली आ गई तो आज खराद की मशीन के ऊपर पिलर बनते हैं, मशीनिंग के और काम होते हैं, तो उसमें आप और कुछ मशीनिंग कर सकते हैं। लेकिन पुराने जमाने में ऐसी कौन सी खराद की लेथ की मशीन हो सकती थी कि जिसके ऊपर इतने भारी पत्थर को जो होल्ड कर सके और फिर इतने भारी पत्थर को मशीन करने का काम भी कर सके। तो ऐसी लेथ करने की यदि हमारी टेक्नोलॉजी भारत के अंदर हजारों साल पहले थी, तो इसका मतलब भारत के अंदर कोई साधारण विज्ञान नहीं था, भारत के अंदर कोई ना कोई ऐसा सुपर साइंस था। अब आगे देखिए, अगला चित्र देखिए, इसका नेक्स्ट लगा दो। अब ये देखिए, ये आप पिलर देखिए, मतलब मंदिर की कोई दीवार है तो उस दीवार के ऊपर भी बारीक से बारीक कारीगरी की गई है। ये भी देखिए, तो ये भी अपने आप में जो छोटा सा दिखाई देता है कुछ इंच का हिस्सा, तो इस कुछ इंच के हिस्से में भी कोई ना कोई संदेश देने की बात की है कि पत्थरों की भाषा में कुछ ऐसा लिखा जाए जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम करे। तो दीवार के अंदर इतनी नक्काशी करना, पत्थर के अंदर इतनी कारीगरी करना कि एक एक मूर्ति को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर भाव दिखाई देते हैं। आगे चलिए। पुराने जमाने में हमारे यहां शिल्पियों के समूह होते थे। ऐसे समूह होते थे जो मंदिर बनाते थे तो राजा उनको संरक्षण देने का काम करते थे, और जब वो मंदिर बनाते थे तो पूरा जीवन मंदिर बनाते रहते थे। ऐसी इंजीनियरिंग देखिए, कोई मूर्ति बनती है, आगे पीछे करो, कोई मूर्ति के ऊपर करो। अब देखिए, ये मूर्ति बनी है, मान लीजिए ये मूर्ति आप बनाते हैं, तो इस मूर्ति को बनाने के लिए 3D में आपको सोचना पड़ेगा। आपको साइज का कैलकुलेशन चाहिए कि हेड कितना साइज का होता, आपको बॉडी एनाटॉमी का ज्ञान होना चाहिए, फिजियोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपने सिर बड़ा बना दिया,
हाथ छोटे बना दिए, हाथ बनाया तो कलाई लंबी बना दी या पंजा लंबा बना दिया, तो मूर्ति के अंदर प्राण नहीं दिखेंगे, सजीव नहीं दिखेगी। और पत्थर के अंदर भाव पैदा करना, पत्थर के ऊपर भाव पैदा करने के साथ साथ, एक बार बैक करना, दूसरी मूर्ति करो, कोई दूसरी, वही करो, वही सिर वाली करो। अब देखिए ये मूर्ति बनानी है, तो इस मूर्ति को बनाने के लिए आपको गणित का जब तक ज्ञान नहीं होगा आप मूर्ति को नहीं बना सकते। आपको ये मूर्ति बनानी है तो राउंड शेप में आपको इसको बराबर डिवाइड करना पड़ेगा। आपको मूर्ति बनानी है तो आपको त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का भी ज्ञान होना चाहिए। आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत गहरी आनी चाहिए, क्योंकि ये सामान्य मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। कुछ जो हमारी शिल्पकला है उसके आगे तो ट्रिग्नोमेट्री भी फेल हो जाती है कि इसकी कैलकुलेशन की कैसे होगी, हजारों साल पहले कैसे की होगी जब कोई कंप्यूटर नहीं होता था। तो सारी कैलकुलेशन मस्तिष्क से होती थी। आगे चलिए, तो शिल्पकला में ऐसे ऐसे काम किया जाता था। एलोरा में ब्राह्मण मंदिर है, उसमें शिव पार्वती का विवाद का एक दृश्य दिखाया गया है, जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि जैसे वो धरती के ऊपर उतर आया हो कि एक पति पत्नी के बीच में, माता पार्वती और पिता शिव के बीच में किसी बात को लेकर विवाद है, तो उस विवाद को पत्थरों के ऊपर उकेर दिया, भावों को, इमोशंस को पत्थरों के ऊपर उकेर दिया। उड़ीसा का एक लिंगराज मंदिर है। यह लिंगराज मंदिर सैकड़ों फीट ऊंचाई है, इसकी गहराई है, मोटाई है। और इस लिंगराज मंदिर में हम दीवारें देखते हैं, इस लिंगराज मंदिर को देखते हैं तो इसमें ऐसा लगता है, मूर्तिकला को देखते हैं कि जैसे बिल्कुल सजीव कर दिया गया। खजुराहो के मंदिर हैं जो 9वीं शताब्दी में बनाए गए। 75 मंदिर बनाए जिसमें अभी 20 बचे हुए हैं। इन खजुराहो के एक एक मंदिर में हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को माना। हमने संन्यास और मोक्ष के मार्ग की भी बात की, लेकिन गृहस्थ धर्म में रहे तो कैसे, किस प्रकार से एक एक जीवन के पहलू के ऊपर गंभीरता से चिंतन किया है, वो काम हमने भारत में किया है। आगे हम बात करें, दक्षिण भारत में श्रीरंगपट्टम का एक मंदिर है, गुजरात में गिरनार का मंदिर है। इस श्रीरंगपट्टम के मंदिर में एक सहस्त्र स्तंभों का मंडप है, लगभग 1000 स्तंभ हैं। इसी प्रकार से रामेश्वरम मंदिर है। रामेश्वरम मंदिर को आप देखते हैं तो उसके अंदर जो पिलर दिखाई देते हैं वो एक बिंदु के ऊपर खत्म हो जाते हैं। अब सारे पिलर यदि एक बिंदु के ऊपर खत्म होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि सारे पिलर, उसके अंदर 1 मिलीमीटर की, 1 इंच की हाइट भी ऊपर नीचे नहीं हुई है, उसको बनाया है। तो इसका मतलब गणित का बहुत गहरा ज्ञान हमारे वैज्ञानिकों को था। जो एक पिलर के ऊपर मिलते हैं ना, वो बहुत सारे पिलर होते हैं। वो फोटो लगाओ। ये मीनाक्षी मंदिर है, रामेश्वरम मंदिर है, इसके अंदर पिलर वाली फोटो लगाओ, एक वो पिलर वाली फोटो एक बिंदु के ऊपर मिलते हैं। शिल्पकला के ये देखिए, ये तो वो फोटो नहीं है, वो फोटो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसका देखिए, इसके अंदर किस प्रकार से छत के ऊपर भी कारीगरी की है। हमारे यहां ऐसी बहुत से मंदिर हैं, ऐसी कारीगरी है जिसमें छत के ऊपर भी कारीगरी की गई है। देखिए, अजंता की गुफा में एक बुद्ध की प्रतिमा है जिसके बारे में हमने बात किया। विजयनगर साम्राज्य की हम बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य जो अभी जिनके अवशेष बाकी हैं, उस विजयनगर साम्राज्य में विट्ठल मंदिर शिल्पकला का एक ऐसा नमूना है कि दक्षिण भारत में एक ऐसा मंदिर है, उस मंदिर के अलग अलग पिलर में आप एक पिलर के ऊपर कुछ आप आघात करते हैं, उसको बजाते हैं तो सा की ध्वनि निकलती है, फिर रा की ध्वनि निकलती है, सारे गामा पा, सारे स्वर, सातों स्वर वहां पर निकलते हैं। दूसरा, उसमें आगे ऐसे पिलर बनाए गए हैं कि एक पिलर को आप यदि बजाएंगे तो उसमें तबले की ध्वनि निकलेगी, उसमें ढोलक की ध्वनि निकलेगी। मतलब वाद्य यंत्रों को पत्थरों के रूप में कैसे ढाला जाए कि पत्थर को यदि बजाया जाए तो उसके अंदर विशेष ध्वनि निकले। तो कितना गहरे दर्जे का हमारे यहां साउंड का विज्ञान रहा होगा, साइंस रहा होगा कि लोगों ने कैसे समझा है कि कहां पर थपेड़ा जाए उसके बाद क्या ध्वनि निकलेगी। इसी प्रकार से हम चित्रकला की बात करें तो अजंता और अलोरा की मंदिरों में जो चित्रकला बनाई गई है, उस चित्रकला में चावल के मांड का, गोंद का, भांग की पत्तियों का इतना प्रयोग किया गया है कि आज से 2000 साल पहले वो बनाई गई तो आज भी ठीक हैं। और कोई यदि खराब हो गई तो हमारे पास आज इतना उन्नत होने के बाद भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको रिपेयर भी कर सकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के एक साइंस के विभाग ने
ये अजंता और अलोरा की जो स्याही से बनी हुई प्रतिमा है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी से और दूसरे माइक्रोस्कोप से इसका डिटेल एनालिसिस किया कि इसके अंदर कौन सी शाही का प्रयोग किया है जो 2000 साल तक चल सकती है। अभी हमारे पास कोई ऐसी शाही नहीं है जो 100, 200, 300 साल से ज्यादा चल सके। एक ब्रिटिश एक्सपर्ट हुए हैं मिस्टर ग्रिफिथ, वो ये कहते हैं कि अजंता अलोरा के मंदिरों को जब हम देखते हैं, उनकी चित्रकारी को देखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी के शिखर पुरुष थे वो, सृजनात्मकता के उससे ऊंचे और कोई सभ्यता संस्कृति हो नहीं सकती। वो कहते हैं कि अजंता अलोरा की दीवारों के ऊपर जो खड़ी लाइनें हैं, जो पड़ी हुई लाइनें हैं, वो आश्चर्यजनक है और पूरी दुनिया में ऐसी कहीं भी नहीं मिलती। वो आगे कहते हैं कि छत के ऊपर जो चित्रकारी की गई है, जो मूर्तिकला की गई है, उसमें जो एक रूपता है और इसके सृजन में जब हम समझते हैं तो हमें हजारों ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें दिखाई देती हैं जो आज भी हमें समझने में असमर्थ हैं। तो वो कहते हैं कि यह वास्तव में धरती के ऊपर सबसे बड़ा चमत्कार है, इससे बड़ा कोई आश्चर्य हो नहीं सकता। ये बाहर के एक्सपर्ट कहते हैं। हमारे सामने विडंबना क्या है, हमें ले दे के एक ताजमहल के बारे में बताया जाता है। ताजमहल ठीक है, ताजमहल पहले क्या था मैं उसके ऊपर बात नहीं करता, लेकिन केवल ताजमहल, केवल लाल किला, केवल कुतुब मीनार नहीं है। और ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार भी किसने बनवाई है, यह भी एक रिसर्च का विषय है। हमारे पास तो 500 साल का नहीं, पिछले 5000 साल का बहुत गौरवशाली इतिहास है। और 5000 साल का नहीं, हमारी संस्कृति में जब पंडित जी आते हैं ना, और पंडित जी जब मंत्र पढ़ते हैं, जब संकल्प करवाते हैं, तो वो कहते हैं कि 1,96,68,53,121 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है। मतलब हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज इतने पुराने हैं और इतने पुराना हमारा ज्ञान विज्ञान है। ये तो मिट्टी की परतें दबी हुई हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में दबी हुई थी, जैसे अजंता और अलोरा में दबी हुई थी। तो स्थापत्य कला हमारे यहाँ कैसी हुई है कि हमारे यहाँ महर्षि भृगु हुए हैं, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग पे, शिल्प शास्त्र के ऊपर ग्रंथ लिखे हैं। वो बताते हैं कि किसी भी वस्तु को भवन निर्माण में, इंजीनियरिंग में प्रयोग करें तो उसके गुणों के बारे में, उसके गुण चिन्ह के बारे में, उसके लिंग के बारे में, उसकी आयु के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में, उस वस्तु के अंदर जो खिंचाव पड़ेगा, जो बल पड़ेगा, जिसको आधुनिक विज्ञान की भाषा में कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं, उसको वो कितनी झेल पाएगी। तो इसके बारे में बात करते हैं। विश्वकर्मा भगवान के बारे में आपने बात की है। उस जमाने में हमने सोने की लंका बनाई है। भगवान राम के बारे में अब कोई शक नहीं है। वामपंथियों ने जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की ना कि राम तो कभी हुए नहीं, महाभारत और रामायण तो मिथ हैं, माइथोलॉजिकल बुक्स हैं, इनके अंदर तो बस कल्पना से किसी ने, जैसे अलिफ लैला लिखी, जिसने कुछ भी लिख दिया, ऐसे ही एलिस इन वंडरलैंड लिखा, ऐसे ही उन्होंने कुछ भी लिख दिया। तो आज ये साबित हो चुका है, नासा ने राम सेतु को लेकर जो एडम्स ब्रिज का नाम दिया है, और श्रीलंका के अंदर आज भी हवाई अड्डे से लेकर दूसरे स्थान मिलते हैं, उनसे यह प्रमाणित हो चुका है कि रामायण कोई कपोल कल्पना नहीं था, भगवान राम हुए हैं और भगवान राम हमारे पूर्वज थे। तो उस समय सोने की लंका बनाने का काम हमारे इस दुनिया के जो पहले इंजीनियर थे, भगवान विश्वकर्मा ने किया है। आज दुख की बात क्या है कि जब इंजीनियरिंग की बात आती है तो हमारे यहाँ जो लाखों बच्चे इंजीनियर बन के निकलते हैं, उसमें से ये कहते हैं जी 80,000 तो ऐसे हैं जो काम करने के लायक ही नहीं है, जिनको नौकरी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि उनके मन में गौरव का भाव नहीं डाला गया कि देखो तुम्हारे बाप दादा यदि कैलाश मंदिर बना सकते हैं, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय बना सकते हैं, हजारों साल पहले लेथ के ऊपर पत्थर को घुमा सकते हैं, इतनी बारीक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो तुम्हारे अंदर उन्हीं का खून है, तुम भी कुछ विशेष कर सकते हैं। तो मोहनजोदाड़ो की जो सभ्यता है, उसके अंदर जो नगर मिलते हैं, जो बगीचे मिलते हैं, जो रिहायशी भवन मिलते हैं, वो सब आपने देखे हैं। द्वारिका समुद्र के अंदर डूबी हुई है। समुद्र के अंदर डूबी हुई द्वारिका के ऊपर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, पुरातत्व एक्सपर्ट ने जो काम किया है, उसमें वो बताते हैं कि द्वारिका एक बहुत विस्तृत नगर था और इसके अंदर जो भवन बनाए जाते थे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बनाए जाते थे। भवनों में खिड़कियों का, दरवाजों का, हवा का भी पूरा ख्याल रखा जाता था। लोथल बंदरगाह है सौराष्ट्र में, जो 2500 साल पहले आज से बनी लोथल की बंदरगाह, वहां पर छोटी नाव नहीं बल्कि बड़े जहाज चलते थे। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में आज आ चुका है, और नगर राखी गढ़ी जैसे खोजे जा रहे हैं। वाराणसी के बारे में यह कहा जाता है कि वाराणसी सबसे पहले
भारतीय शिल्प कला की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले बसाया हुआ शहर नगर माना जाता है, पूरी दुनिया का सबसे पुराना नगर माना जाता है। यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में जो फ्लैट सिस्टम है, आज आप देखिए कि हर 100 में से 80 लोगों का विटामिन डी कम है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बिगड़ा हुआ है, विटामिन बी सीरीज के सारे विटामिन बिगड़े हुए हैं। तो इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि पुराने जमाने में हमारे जो भवन थे, और पुराने जमाने की बात छोड़ दीजिए, आप में से जो गांव में रहे हैं तो गांव में घर बनाने का मतलब क्या होता था कि आंगन जरूर बनाया जाए। अब घर के बीच में जब आंगन बनाया जाएगा तो हवा अपने आप आएगी, आसमान अपने आप दिखेगा। घर के बीच में यदि आंगन बनाया जाए तो विटामिन डी की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ भी काम करना है तो आंगन में आकर काम करना है, तो धूप भरपूर मिलती है। आज हमने फ्लैट तो बना लिए 10-10 मंजिल के, 12-12 मंजिल के, हम अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत एक्सपर्ट हो गए, हम बहुत मॉडर्न हो गए। तो उन सारे फ्लैट के अंदर जो लोग रहते हैं बीमार हैं, सुस्त हैं, तरह तरह की बीमारियां लग रही हैं। कोरोना एक महामारी आई, एक वायरस आया, तो इसने बता दिया कि यदि आपके शरीर में थोड़ी सी जिंक कम हो गई, आपके शरीर में विटामिन डी कम हो गया, तो आपकी हड्डियां टूटेंगी, आपके शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा, तो कोरोना अटैक ज्यादा कर सकता है। तो ये विटामिन डी आधुनिक विज्ञान ने तो 1912 के बाद खोजा है। हमने तो हवा पानी का क्या महत्व है, स्वच्छता का क्या महत्व है, हमने विटामिन डी का, धूप का क्या महत्व है, उसको अपनी प्रक्रियाओं में शामिल किया है कि अपने आप को सुखी जीवन जीना है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में बहुत डिटेल में हमारी वैदिक सभ्यता ने, हमारी संस्कृति ने, हमारी जीवन पद्धति ने, हमारे पूर्वजों ने चिंतन किया है और वैसी ही चीजें बनाई हैं। आज मैं पतंजलि योगपीठ से आज आपको संबोधन दे रहा हूं। मैं पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं, जिन्होंने दुनिया के 200 देशों में योग पहुंचा दिया। और दुनिया के 200 देश आज क्या कह रहे हैं कि कोरोना से, महामारी से बचना है, स्ट्रेस से बचना है, एंजाइटी से बचना है, डिप्रेशन से बचना है, डायबिटीज, आर्थराइटिस, हार्ट की बीमारी, हाइपरटेंशन, माइग्रेन पेन, इनसे बचना है तो स्वस्थ जीवन शैली का केवल एक ही तरीका है कि योग करो। यूएस का हेल्थ डिपार्टमेंट, यूके का हेल्थ डिपार्टमेंट अपने सिटीजन्स को लिखित में यह गाइडलाइन जारी कर रहा है कि यदि आपको कोरोना से बचना है, यदि आपको ठीक रहना है तो आप योग करना शुरू करें। तो यह भारत की बहुत बड़ी विजय है। यह योग भारत को पूरी दुनिया को देने का काम पुराने काल में हमारे पूर्वजों ने किया और आधुनिक काल में एक लंगोटी वाला बाबा एक लंगोटी पहनकर, 2 खड़ाऊं पहनकर, जमीन पर सोकर पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहा है। और अपने भारत में क्या था कि अपने भारत में मकान हवादार कैसे हो, एयर का सर्कुलेशन कैसे हो, आंगन कैसे हो, तलघर कैसे बनाया जाए, टेरेस कैसे बनाया जाए, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से चिंतन किया जाता था। जब कोई नगर बनाया जाता था ना, तो हमारे यहां जो शिल्प शास्त्र होता था उसके अंदर लिखा जाता था कि नगर जब बनाया जाए तो 9 बातों का ध्यान रखना है कि जलापूर्ति हो, पेयजल हो, नदी के किनारे हो या जल का स्रोत हो, जल और मल की शुद्धि कैसे होगी, इसका ध्यान रखा जाता था। जब कोई नगर बनाया जाता था तो जो गेस्ट आएंगे उन गेस्ट के लिए मंडप, यात्रियों के लिए विश्रामशालाएं, धर्मशालाएं, अतिथि गृह, लोगों की दिन प्रतिदिन के उत्पादों को बेचने के लिए और दूसरे लोगों को लेने के लिए। आज तो मॉल हम देखते हैं कि मॉल के अंदर सारी चीज मिलती है। तो पुराने जमाने में हाट लगती थी और हाट कोई कई बार परमानेंट नहीं चलती थी कि लोग अपनी खेती किसानी भी करते थे, सप्ताह में किसी एक दिन सब अपनी अपनी उपज लेकर आते थे और एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे, सोने के बदले, सिक्कों के बदले ले लेते थे। तो नगर नियोजन में हाट हो, बाजार हो, दंड की व्यवस्था हो, अपराध के नियंत्रण की व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो, बगीचा, बाग बगीचा हो, आमोद प्रमोद के स्थान हो, उसके अंदर शिक्षा की व्यवस्था करनी है तो गुरुकुल बनाने हैं, आबादी के लिए आवासीय व्यवस्था करनी है तो घर जो बनाने हैं, सड़कें बनानी हैं, स्वच्छता का ध्यान रखना है, कुछ ऐसे कॉमन स्थान बनाने हैं जहां पर लोग अपने अलग अलग कार्यक्रम संपन्न कर सकें, कार्यशालाएं बनानी हैं, कल कारखानाओं के लिए अलग अलग स्थान बनाना है जहां पर कुटीर उद्योग चल सकें, शमशान बनाना है अंत्येष्टि के लिए, अस्थि विसर्जन के लिए, स्वास्थ्य के लिए वैद्यों की पूरी व्यवस्था करनी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है, जिनको कम्युनिकेबल डिजीज हो गई उनको अलग रखने की व्यवस्था करनी है, मंदिर बनाना है, देवस्थान बनाना है। तो ये सारी चीजें पुराने भारत में जब नगर बनाते थे तो नगर बनाते बनाते ये ध्यान दिया जाता था। दक्षिण भारत में नगर नियोजन के लिए कांजीवरम नाम का एक नगर है जिसके अवशेष अभी पर मिलते हैं और उन अवशेषों को देखकर आज भी दुनिया के जितने भी जो अपने आप को आर्किटेक्ट कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि जी हम बहुत अच्छे मकान बनाने जानते हैं, वो भी दांतों तले उंगलियां जब दबा लेते हैं कि
ये नगर कांजीवरम जैसे कितनी दूरदृष्टि के साथ कैसे प्राचीन भारत के लोगों ने किया होगा। एक प्रोफेसर गेडेड हैं, वो ये कहते हैं कि नगर नियोजन के भारत के चिंतन और नागरिक सोच का सबसे उत्कर्ष है। इसके बराबर पूरी दुनिया में कहीं भी जानकारी नहीं मिलती। और वो कहते हैं कि भारत में जितना ये है उतना कहीं पर भी नहीं है। तो ये शिल्प कला में हम अगर चाणक्य के समय की बात करें तो जल की व्यवस्था में, पानी की व्यवस्था में, अपने अर्थशास्त्र में चाणक्य उस समय लिखते हैं कि राजा को जल के संरक्षण के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर वो आगे लिखते हैं, आज देखिए पानी की कमी है, कावेरी का विवाद है, इधर हरियाणा और पंजाब में SYL का विवाद है, पंजाब भारत और पाकिस्तान के अंदर विवाद है, भारत और चीन के अंदर ब्रह्मपुत्र का विवाद है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर पानी के नाम से युद्ध हो रहा है। और आने वाले समय में यह कहा जाता है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के ऊपर भी हो सकता है। तो आचार्य चाणक्य ने बहुत पहले पानी के बारे में कहा है कि राजा को जल संरक्षण करना चाहिए, और केवल खुद नहीं करना चाहिए, अपनी प्रजा से भी जल संरक्षण करवाना चाहिए। और आचार्य चाणक्य उस समय कहते हैं कि जो बांध बनाया जाए वो कभी भी 2 राज्यों की सीमा के ऊपर नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे बांध बनाने चाहिए। तो जल के ऊपर, पानी के ऊपर बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़े जलाशय बनाए गए हैं, बहुत बड़ा काम बांध बनाए गए हैं। तो अपना भारत विज्ञान और तकनीकी में देखिए, बांध बनाने का काम, तालाब बनाने का काम, मंदिर बनाने का काम, नगर बनाने का काम, जब तक गणित की समझ बहुत अच्छी नहीं हो तब तक नहीं बनाया जा सकता। हमारे पास धातु विज्ञान बहुत अच्छा नहीं हो तब तक नहीं हो सकता। और हमारे पास यदि शिक्षा व्यवस्था नहीं हो तो हम ये सभ्यताओं का, संस्कृतियों का, नगरों का निर्माण नहीं कर सकते, इन भवनों का निर्माण नहीं कर सकते। आगे जो बचे हुए मंदिर हैं वो दिखा दो, आगे फॉरवर्ड करो, सीधा आगे, लास्ट में जो लगे हुए, लास्ट में लगे हुए, जो लास्ट में लेके चलो। अब आपको कुछ मंदिर मैं दिखाता हूं जो अभी आप सोशल मीडिया में भी देखते होंगे, और कुछ ऐसे हैं जो आपको नहीं मिलते। तो हमारे भाई एक राघवेंद्र जी हैं, उन्होंने अपने फेसबुक के ऊपर अभी थोड़े दिन पहले एक पोस्ट की, तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो, तो वो मैं आपके सामने चित्र साझा करना चाहता हूं। ये देखिए, ये एक पिलर एक बिंदु के ऊपर मिल रहे हैं, इसका मतलब सबकी हाइट एक जैसी है, सबकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई एक जैसी है। हमें सेंटर का ज्ञान था, हमें बैलेंसिंग का ज्ञान था, और हमारे पास माप के यंत्र थे, ऐसे माप के यंत्र थे जो मिलीमीटर में माप सकते थे, मिलीमीटर के भी 100वें हिस्से में माप सकते थे। तो ये कैलकुलेशन हमने की है। यदि मैथ नहीं होता, हमारे पास विज्ञान नहीं होता, हम लेवल करना नहीं जानते, तो ये मंदिर एक सीध में मिल नहीं सकते थे। आगे दिखाइए, आगे दिखाओ। ये देखिए, ये मंदिरों की एक और कारीगरी है। आगे ये देखिए, ये पिलर कैसे मशीन से बनाए होंगे। और आप छत देखिए, आगे ये देखिए एक और मंदिर, आगे ये देखिए एक और मंदिर, छत के ऊपर कितनी कारीगरी हुई है। ये मंदिर देखिए कितनी महीन कारीगरी है। क्या बिना ट्रिग्नोमेट्री के ये कारीगरी हो सकती है? कोई कल्पना भी कर सकता है कि एक डिजाइन दूसरे डिजाइन के जैसा बनेगा? बन ही नहीं सकता। जब तक आपके पास मैथ नहीं होगा, आपने पत्थर के टुकड़े को ले लिया, आपके पास टूल है, आपके पास कला है, लेकिन यदि गणित नहीं है तो आप ये बना नहीं सकते। और आगे चलिए, और आगे चलिए, और आगे चलिए। ये देखिए मंदिर की कारीगरी देखिए, और आगे चलिए। ये देखिए मंदिर के पिलर की कारीगरी देखिए कि सब गणेश जी एक जैसे बनाए हैं। और आगे चलिए, और आगे चलिए। ये मंदिर देखिए, और आगे चलिए। ये मंदिर देखिए, और आगे चलिए। ये मंदिर देखिए, पत्थरों से कैसे कारीगरी की है कि पत्थर बात करते हैं, पत्थर बोलते हैं। और आगे चलिए, ये देखिए। अब ये देखिए, इसमें एक मूर्ति देखिए आप, ये मूर्ति है तो ये हमारी किसी उस समय किसी देवी की या किसी महिला को रिप्रेजेंट करते हुए मूर्ति है। तो किसी भी मूर्ति को आप देखेंगे तो उसके पैरों में भी सोने चांदी के आभूषण हैं, गले में भी है, और केवल पैरों में, उंगलियों में और गले में नहीं है, कान में और नाक में नहीं है, बालों के ऊपर भी है। गले में एक चेन नहीं है बारीक, कोई 1 तोला की 2 तोला की चेन है कि 10 ग्राम 20 ग्राम सोने की चेन मिक्सिंग वाली पहन ली। कमर के ऊपर कमरबंद लगाया गया है, कमर के ऊपर भी सोना है। मतलब इतना सोना चांदी पहना है कि यदि वस्त्र ना पहने तो भी शरीर के जो छुपाने वाले हिस्से हैं उन हिस्सों को छुपाया जा सके। और आगे चलिए, 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 और आगे चलिए। ये देखिए, और आगे चलिए,
ये कैलाश मंदिर जो आपको पहले दिखा चुके, देखिए ये बहुत, एक व्यक्ति इसके सामने इतना दिखाई देता है, तो ये कैसे लेजर कट किया होगा, ये अपने आप में शोध का विषय है। आज भी ये माना जाता है कि आज भी किसी बड़े से बड़ी कंपनी को लगा दिया जाए तो वो कैलाश मंदिर जैसा मंदिर नहीं बना सकता। वो यहां ट्रंच तो बना सकता है, खाई बना देगा, यहां बना देगा, लेकिन ऊपर से नीचे व्यवस्थित तरीके से काटकर जितनी बारीकी से मूर्तियां बनाई जा सकती हैं, उतनी बारीकी से मूर्तियां आज हजारों करोड़ रुपए भी खर्च करके हम बना नहीं सकते। आगे चलिए, ये देखिए एक एक माता और एक एक मूर्ति की फोटो देखिए आप। मूर्ति ने कितने आभूषण पहने हुए, कान के अंदर आभूषण है, फिर बाजू गले के अंदर आभूषण है, फिर बाजू के अंदर आभूषण है, फिर कलाई के अंदर आभूषण है, फिर हर उंगली के अंदर आभूषण है, कमर के अंदर आभूषण है, फिर पैरों के अंदर आभूषण है, फिर उंगलियों के अंदर आभूषण है। तो इसका मतलब सोना चांदी हमारे पास खूब होता था, हम कोई गरीब देश नहीं थे। और आगे चलिए, ये एक और मंदिर है, पीछे लाना। अब ये देखिए, इस मंदिर का ये पिलर है, 20 फीट 25 फीट का पिलर होगा, तो इसमें देखिए कितनी बारीक से डिटेलिंग की गई है। और आगे चलिए, ये मंदिर देखिए, और आगे चलिए, मीनाक्षी मंदिर। और आगे चलिए, आगे चलो, आगे चलो, और है, हाँ, ये मंदिर देखिए, ये मंदिर, ये देखिए मंदिर का एक हिस्सा। और आगे चलिए, ये देखिए एक किले का हिस्सा। और आगे चलिए, अच्छा ये जो किले हैं ना, जैसे पीछे करिए एक बार, ये जो ऐसे किले हैं, मतलब हमारा राजा कोई युद्ध पर गया और युद्ध में उसने विजय प्राप्त कर ली, तो अपने नाम से, जैसे राजा जय सिंह थे तो जय पोल के नाम से एक पोल बना दी। कितनी चौड़ी है? 150 फीट चौड़ी। कितनी ऊंची है? 250 फीट ऊंची जी। और आगे चलिए, और आगे चलिए, ये देखिए, और आगे चलिए, और आगे चलिए, ये देखिए अजंता एलोरा की गुफा के बीच का अंदर का, ये पहाड़ को काटकर बनाया गया है। और आगे चलिए, ये एक हमारा और मंदिर है। और आगे चलिए, ये मंदिर, एक और मंदिर है। ये देखिए छत के ऊपर कितनी कारीगरी की है कि आज आप किसी भी बड़े से ब्रांड के शॉपिंग सेंटर में जाते हैं ना, तो बड़े ब्रांड के शॉपिंग सेंटर फॉल सीलिंग भी नहीं लगाते, ऊपर से छत को काली कर देते हैं, केवल लाइट लटकाते हैं। वो कहते हैं क्या? वो कहते हैं कि जी छत को यदि हम ब्लैंक छोड़ दें ना, तो दीवारों का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो जिससे दीवारों के ऊपर जो सामान रखा उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। तो छत को वो ऐसे ही छोड़ देते हैं कि काली करके, वायर वूर पाइप पुइप दिख रहे हैं, केवल लाइट लगा देते हैं, बाकी कुछ भी उसको फॉल सीलिंग नहीं करते। तो हमारे यहां मंदिर बनाने वालों के पास कितना समय होता था कि छत के ऊपर भी वो नक्काशी करने का काम करते थे। और आगे चलिए, ये मंदिर देखिए कितनी डिटेल है। और आगे चलिए, और आगे चलिए, और आगे चलिए, ये देखिए कितनी डिटेलिंग से कारीगरी की गई है। और आगे चलिए, और आगे चलिए, और आगे चलिए, और आगे चलिए, और बस 2 सेकंड रोक के आगे, आगे। ये देखिए जैसलमेर का एक किला है, जैसलमेर के किले में अभी भी 80 किलो सोना तो छत के ऊपर लगा हुआ है। और आगे चलिए, ये एक और मंदिर है। और आगे चलिए, ये देखिए छत के ऊपर कितनी कारीगरी है, बारीक कारीगरी है। और एक एक मूर्ति को देखिए, एक एक मूर्ति के साइज को देखिए। अब ये इतनी जटिल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि आपको यदि ये छत बनानी है, पत्थर के एक टुकड़े से बनानी है, तो आपके पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और आगे चलिए, और आगे चलिए, और आगे चलिए, ये देखिए किस प्रकार से गहने पहने हुए हैं। और चलिए, और चलिए, और चलिए, ये तो 500 साल पुराना महाराणा कुंभा का बनाया हुआ विजय स्तंभ है। और आगे चलिए, ये देखिए ये अजंता एलोरा की गुफा है। व्यक्ति कितना बड़ा दिखाई देता है, कितनी मंजिलों में पहाड़ को काटकर कई मंजिलों का भवन अंदर बना दिया। बाहर से भवन बनाना तो बहुत आसान है। और आगे चलिए, ये देखिए बावड़ियां, ऐसी बावड़ियां राजस्थान के कोने कोने में है। और आगे चलिए, और आगे चलिए, ये देखिए, और ये तो पिछले 500-700 साल में बनाए हैं हमारे भारत में। यदि इन हवा महल के सामने, इन इमारतों के सामने आपको कहीं पूरी दुनिया में कोई शिल्प विज्ञान दिखाई देता है? और आगे चलिए, ये देखिए, और आगे चलिए, और आगे चलिए, और आगे चलिए, और आगे चलिए, ये देखिए कितने जेवर पहने हुए हैं, सिर से लेकर पैर तक कितने जेवर पहने हुए हैं। और आगे चलिए, ये देखिए एक पत्थर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी को कैसे दिखाया हुआ है, कितनी बारीक कारीगरी है। और आगे चलिए, ये देखिए कितनी महीन कारीगरी है। और आगे चलिए,
अब ये मंदिर बनते थे तो कहीं ना कहीं बजट भी होता था, और ये लौह स्तंभ तो अभी भी दिल्ली में है। आप और हम जो दिल्ली आते जाते रहते हैं वो देख सकते हैं, ये वेल्डिंग किया हुआ है, ये सिंगल पीस नहीं है। आज जितनी भी वेल्डिंग की टाइप हैं उसमें वेल्डिंग बिल्कुल दिखाई ना दे, ऐसी कौन सी वेल्डिंग है आप सोच सकते हैं। तो अलग अलग पीस में उस समय कैसे ये वेल्डिंग किया होगा, और ऐसे लोहे का कौन सा ग्रेड बनाया होगा कि जिसके ऊपर आज तक जंग नहीं लगा। और आगे चलिए, ये देखिए एक तालाब है, जलाशय, मतलब हम तालाब भी बनाते थे तो उसके ऊपर इतनी कलाकारी कर देते थे। और आगे चलिए, ये नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा। और आगे चलिए, और आगे चलिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा से भी पुराना विश्वविद्यालय। और आगे चलिए, और आगे चलिए, और है कुछ और। चलिए, ये हमने आज कुछ थोड़ी सी शिल्प विज्ञान की बात की, और बहुत सी चीजें छूट गई हैं। पत्थर की कैसे चेन बनाई है, किस प्रकार से पत्थर के ऊपर और क्या क्या कारीगरी की है, ये बहुत सी चीजें तो छूट गई हैं जिसके बारे में हम बाद में बातचीत करते रहेंगे। यदि आपको ये ठीक लगा हो और आप इससे सहमत हों तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको शेयर कीजिए और योग को, आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाइए। पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी रोज सुबह प्रातः 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आस्था टीवी के ऊपर योग सिखाते हैं। हमें एलोपैथी की कोई दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। आज एलोपैथी कंपनियों का संकल्प है कि हमें हर व्यक्ति को बीपी का, डायबिटीज का मरीज बनाना है, उससे हमें बचाना है। और अपने जीवन में अपने बच्चों को अजंता एलोरा की गुफाएं, अंडमान निकोबार का काला पानी, रानी झांसी का किला, या आप ये नालंदा और विश्वविद्यालय के अवशेष ये जरूर दिखाएं, अपने भारत के गौरव के बारे में बताएं। और आपको ठीक लगे तो आप राकेश भारत के नाम से जिस पेज के ऊपर आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं, इसको आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आपको ठीक लगा हो, आप किसी बड़े ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो इसको शेयर कर दीजिए। इसको एक बार आप अपनी फेसबुक के ऊपर शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसका लिंक कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप से जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं आपकी टाइमलाइन के ऊपर आप इसको शेयर कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं कोई बहुत अधिक एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एक राष्ट्रभक्त हूं, देश के लिए प्रेम करता हूं और पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में सेवा करता हूं। तो मेरे मन में है कि पूज्य महाराज जी ये चाहते हैं कि भारत को परम वैभवशाली बनाया जाए, तो इसके लिए हम हमारे पूर्वजों के ज्ञान विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। इस काम के लिए थोड़ी सी जो जिज्ञासा है वो बातचीत मैंने आपके सामने रखी है। बाकी ये विषय तो इतना है कि इसके ऊपर कम से कम 1 लाख पीएचडी की जा सकती हैं और ये करने की आवश्यकता है ताकि हम पूरी दुनिया को दिखा सकें। जैसे योग हमने पूरी दुनिया को अभी दिखा दिया, ऐसे ही ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनको पूरी दुनिया को दिखाने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।